नमस्कार, मैं हूं पुद्दनपाल। आज आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। हम सब आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, यह आप लोग देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। इसलिए बिना देर किए हुए आइए हम समझते हैं सर्वनाम। इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देख लीजिए। सर्वनाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्वधन नाम। ठीक, ये हो जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ। सर्व का मतलब हो गया सबका, सर्व का मतलब क्या हो गया? सबका। और नाम का मतलब हो गया नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सर्वनाम का यानी सबका नाम। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो अब हम समझ लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। क्या समझते हैं? परिभाषा। परिभाषा पढ़ लेते हैं बड़ा ही आसान शब्दों में, कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आपने शाब्दिक अर्थ पढ़ा, समझा। ठीक इसी प्रकार हम जो है परिभाषा हमें तैयार करना है। जैसे सीधा देखिए, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर, स्थान पर प्रयुक्त, प्रयुक्त होने वाले, होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। देखिए कितना आसान परिभाषा, कितना छोटे शब्दों में। संज्ञा आप जानते हैं, किसी प्राणी, वस्तु और किसी विशेष स्थान को ही संज्ञा कहते हैं, या किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर हम किस प्रकार से कहकर बुलाते हैं, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम पुद्दनपाल है, तो पुद्दनपाल की जगह पे मैं कहूँगा। मैं वहाँ गया था, तो मैं शब्द जो है यही क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मैं, हम, आप, ये, वे, तुम, इस प्रकार अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे क्लियर रूप से कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी किसी संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब हम जो है समझ लेते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यह हम लोगों को याद करना पड़ेगा, और ट्रिक के माध्यम से हम ऐसा बताते हैं कि आप लोग भूलेंगे नहीं। 6 भेद होते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ट्रिक हमने बनाई है। पुरुष, पुरुष निश्चय, अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, निज, संबंध, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, संबंध, यानी कितना हो गया? 1, 2,
3 और ये 4 और ये 5। अब ये देखिए ट्रिक, पुरुष निश्चय अनिश्चय निज प्रश्न का संबंध हो गया। ठीक, पुरुष निश्चय अनिश्चय निज प्रश्न का संबंध हो गया। अब ये देख लीजिए, पुरुष नंबर 1, निश्चय 2, अनिश्चय 3 और निज 4 और प्रश्न 5 और ये संबंध 6। तो 6 के नाम हमें बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से अब हम एक एक सर्वनाम पे जो है समझते हैं और उसकी परिभाषा समझते हैं। इसको मिटा करके आगे अब आइए हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ट्रिक हम पढ़ लिए हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पुरुष और स्त्री का बोध होता है। तो परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर पुरुष और स्त्री के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसमें कोई याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा ही रहेगा तो पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। उनके जगह पर उनके नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 उत्तम पुरुष। नंबर 1 उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। अब इसमें देख लीजिए, उत्तम पुरुष में एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मैं, हम, हमने। ठीक। और मध्यम पुरुष में देख लीजिए, तू, तुम, तुमने, तेरा, यहाँ मेरा हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से ये मध्यम पुरुष में हो गया। और इसमें देख लीजिए, इसमें अन्य पुरुष में ये है, वो, ये, वह, इसे, उसे, इनको, उनको। ये कई प्रकार के इस प्रकार से शब्द हैं इसमें जो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पे हम क्लियर रूप से समझ लिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम नंबर 2 समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम नंबर 2 देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझ लेते हैं। निश्चय का मतलब निश्चित, निश्चय का मतलब निश्चित। तो आइए देख लेते हैं। परिभाषा इसकी है निकट या दूर, निकट या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए परिभाषा। ये थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन लंबा नहीं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जब निश्चय शब्द आया तो हमें ये अपने माइंड में समझ लेना चाहिए कि निश्चय होगा जब हमारे निकट होगा या दूर होगा, तो वो भी निश्चित है कि वहाँ उतनी दूर पे है। तो देखिए परिभाषा यही बनी, निकट या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं, या व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, और निकट होगा या दूर होगा। तो देख लीजिए परिभाषा। तो आगे देखिए निश्चयात्मक संकेत, जिनका निश्चय हो कि वो आदमी खड़ा है, यानी हम देख रहे हैं कि वो आदमी है, तो वो निश्चय है। तो इसलिए परिभाषा बड़े आराम से तैयार हो जाती है। तो निकट या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक जिन शब्दों से होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब हम जैसे उदाहरण देख लेते हैं। ये है, वो हो, ये और वह, ये देख लीजिए। अब ये एक एक उदाहरण का जो है हम वाक्य के रूप में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से। जैसे ये है मेरा गांव है, ये मेरा गांव, ये हमें क्लियर है कि ये मेरा गांव है। और नंबर 2 देख लीजिए, वो एक घोड़ा है, ये क्लियर हो रहा है कि वो एक क्या है, घोड़ा है। अब ये देख लीजिए नंबर 3, ये हाथी हैं, ये हाथी हैं, यानी एकदम ये क्या है, हाथी है। अगला वे, नंबर 4, वे हमारे साथी हैं। एकदम क्लियर हो रहा है इन उदाहरणों से कि ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब हम अगला नंबर 3 पे चलते हैं, अनिश्चयवाचक। अब आइए हम पढ़ते हैं नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ है तो वो निश्चित नहीं है। परिभाषा हम देख लेते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, ये दो शब्द हैं। ठीक, अब देखिए परिभाषा बड़ी ही आसान कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता वो अनिश्चय है, यानी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हम उत्तर भी दे रहे हैं फिर भी ये नहीं पता चल रहा है कि उसका उत्तर आंसर पूरा मालूम नहीं हो रहा है, वही है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो जैसे कोई और कुछ, उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मेरा कोई क्या कर लेगा। जैसे मेरा कोई क्या कर लेगा। आज इस पर जो ये शब्द है ये नहीं पता चल रहा है कि कोई वो कौन है, ये अनिश्चयवाचक है। ये कोई जो शब्द है ये क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द है। नंबर 2 देख लेते हैं, कुछ। उसने कुछ नहीं खाया। उसने कुछ नहीं खाया, ये एकदम क्लियर नहीं हो रहा कि कितना खाया या कैसे खाया, एकदम ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ भी यह अनिश्चय वाचक है। कुछ का मतलब कितना समझ लिया जाए, इतना कितना, इसलिए ये जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब हम अगला पढ़ते हैं, निजवाचक नाम। अब हम नंबर 4 पढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब समझ लीजिए निजी, और निजी का मतलब अपना। इसी से हमारी परिभाषा तैयार हो जाएगी। इसमें ऐसे शब्द जैसे आप, अपने, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। अब ये समझ लीजिए, निजवाचक सर्वनाम में हमें ये ध्यान देना है कि निज से कह रहा है, यानी अपने आप को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे शब्द वे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे देख लिया, आप लिखा है, अपने है, स्वतः है, स्वयं है या खुद। अगर ऐसे वाक्यों में ये शब्द समाहित हैं तो हम समझ जाएंगे ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे ये उदाहरण देख लीजिए, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ये जो आप शब्द आया है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कोई कठिन नहीं है, इसमें यही इतना ध्यान देना है, आप, अपने, स्वतः, स्वयं या खुद। ठीक, अगला हम देखते हैं नंबर 5। अब ये नंबर 5 देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखिए, शब्द देखते ही हमें पता चल जाता है कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हों ऐसे शब्दों को हम क्या सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिभाषा देख लेते हैं, सर्वनाम प्रश्न करने
वाले सर्वनाम शब्दों को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। ठीक। अब ये परिभाषा बहुत ही आसान है, समझ गए। अब ये उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कौन और क्या, तो ये किस प्रकार से वाक्यों में समाहित रहेगा, जैसे देख लेते हैं। कौन आया था, कौन आया था। ठीक। ये जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक है, यानी कौन आया था कोई पता नहीं है। अब अगला देखिए नंबर 2, क्या। आप कौन आया था यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो समझ जाएंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। अब अगला हम देख लेते हैं संबंधवाचक। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक का मतलब ही किसी से संबंध स्थापित करना हो। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। ठीक। अब ये देख लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से किस प्रकार से संबंध स्थापित कर रहा है। ऐसे वाक्य जहाँ पे आए और ये जो सो शब्द सटा हुआ हो तो उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। जो आएगा सो जाएगा। यह ध्रुव सत्य है। ये ध्रुव सत्य है। अब इसमें देख लीजिए जो और ये सो, ये दोनों शब्द यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम ये हमारा सर्वनाम संबंध यानी सर्वनाम के 6 भेद आप पढ़ लिए हैं। पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।